Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, वेबिनार वीडियोस. पहले हमारे जितने भी वेबिनार्स किए हमने सारे के सब वीडियोस अवेलेबल हैं और जब जब मौका मिलेगा तब तब नए कंटेंट ऐड होते जाएंगे. दिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग वेबिनार is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. आपके जो भी प्रश्न हैं आपके स्क्रीन पे हैंड्स करके दिखता है तो आप उसको प्रेस कर दीजिएगा. सीक्वेंस में वो क्वेश्चंस स्पीकर के लेक्चर के खत्म होने के बाद में हम लेंगे और प्रश्न आज के टॉपिक संबंधित ही लिया जाएगा. बाकी और कोई प्रश्न का उत्तर नहीं लेंगे हम लोग. हमारे स्पीकर को इनवाइट करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं. रिकवरी प्रोसीडिंग्स महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत कैसे करना है, क्या करना है, कितने ढेर सारे उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और शुरुआत के चर्चा के बाद में हमारे स्पीकर साहब हैं मिस्टर मिथेश पजारे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है उनको रिकवरी प्रोसीडिंग्स का. कहाँ उनके सोसाइटी ने उनके ऊपर फॉल्स केस किया था, वो कैसे उन्होंने उस चीज को फॉल्सिफाई किया और क्या क्या हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं चल सकते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में उन्होंने कैसे कार्रवाई किया उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे. उनको बुलाने के पहले 5-10 मिनट हम ये समझ लेते हैं कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती क्या चीज है. अभी आप अगर एक मेंबर है सोसाइटी के तो सोसाइटी को हर महीने या हर तिमाही, हर क्वार्टर में मेंटेनेंस बिल देना होता है सोसाइटी का. मेंटेनेंस बिल का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट हेड लिखा हुआ है बायलॉज में, बायलॉ नंबर 65 से लेके 67 में हेड ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है कि क्या क्या चार्जेस सोसाइटी आपसे ले सकती है. उसके अलावा अगर कोई भी चार्जेस है तो सोसाइटी आपसे वो रिकवर नहीं कर सकती है. रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो फाइल होती है वो दो तरीके से फाइल हो सकती है. एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होती है सेक्शन 91 कोऑपरेटिव एमसीएस एक्ट के अंदर में, वो भी कोऑपरेटिव कोर्ट में. 91 में वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होगी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट्स है या फॉल्स बिलिंग्स है. गलत लगा दिया बिल में, जो हेड ऑफ अकाउंट बायलॉज के अंदर नहीं मेंशन है वो भी बिल में लगा दिया, उस हेड ऑफ अकाउंट्स को भी रिकवरी में डाल दिया है. वो सब चीजें सारी रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 91 में फाइल होती है. ऐसे डिस्प्यूटेड अमाउंट्स या फॉल्स बिलिंग वाला रिकवरी प्रोसीडिंग्स कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने 101 या 154B29 में फाइल नहीं कर सकते, गैर कानूनी रहेगा वो. हाउसिंग सोसाइटी को रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना है तो 154B
29 में फाइल करना है हाउसिंग सोसाइटी। और बाकी जितने भी सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह वगैरह, उन सब की रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होगी सेक्शन 101 में। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 101 खत्म हो गया है। 101 खत्म नहीं हुआ है, परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन 101 के रहते रहते 154B29 अलग से ऐड किया हुआ है, वो भी सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए। जब सोसाइटी रिकवरी एप्लीकेशन फाइल करती है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के समक्ष सामने, तो रजिस्ट्रार का ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसको चेक करना है कि अमाउंट जो है वो कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कहीं वो फॉल्स हेड ऑफ अकाउंट्स तो नहीं दिया हुआ है, फॉल्स अमाउंट्स तो नहीं है, बायलॉज में वो हेड ऑफ अकाउंट मेंशन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, रिकवरी एप्लीकेशन सोसाइटी की इनकम्प्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा कुछ है भी तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को कानूनी तौर पे उस एप्लीकेशन को सिंपली रिजेक्ट कर देना है, डिसमिस कर देना है, या तो अगर उसे लगता है कि डिस्प्यूटेड है या उसके दायरे में नहीं आ सकता है तो उसको सिंपली मैटर को रिकमेंड कर देना है कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 91। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का अधिकार है सिर्फ सिंपल मनी क्लेम को हियर करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड या डिस्प्यूटेड मनी क्लेम को हियर करने का अधिकार डिप्यूटी रजिस्ट्रार को नहीं है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को। एक्ट में लिखा हुआ है ड्यूज, सोसाइटी का जो भी ड्यूज है वो सारा का सारे ड्यूज रिकवरी प्रोसीडिंग में आप फाइल कर सकते हो, विच इंक्लूड्स एनी एंड ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग सिविल रिपेयर फंड ऑल्सो। कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि हमारे बिल्डिंग में सिविल रिपेयर फंड पास किया हुआ है, 5,000 रुपये हर महीना जमा करना है और उसको नहीं भरेंगे तो उसकी अगेंस्ट में रिकवरी ड्यूज फाइल नहीं होगी। वो गलत चीज है। सिविल रिपेयर फंड इज ए पार्ट ऑफ द बायलॉ और उसको ड्यूज में क्लासिफाई करते हैं। ड्यूज में वो हर फिगर आ जाता है जो सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग में फाइल कर सकती है। अब ड्यूज में का जो फिगर है यानी कि हेड ऑफ अकाउंट्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बायलॉज में। अगर बायलॉज में लिखा है सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस तो रिकवरी कर सकते हो। अगर बायलॉज में लिखा है कल्चरल एंड फेस्टिवल चार्जेस तो आप उसके बारे में फाइल कर सकते हो। अगर बायलॉज में ये नहीं लिखा है कल्चरल या फेस्टिवल चार्जेस तो आप उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते, सोसाइटी फाइल नहीं कर सकती। कई सोसाइटी लिखती है एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह वगैरह, कई मनमाना सोचा समझा हुआ हेड ऑफ अकाउंट जोड़ देती है। बायलॉज के अंदर अगर वो हेड ऑफ अकाउंट उस स्पेलिंग्स में नहीं लिखा हुआ है तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग उस चीज के बारे में आप फाइल नहीं कर सकते, विच मीन्स कि हेडिंग्स नॉट डिस्क्राइब्ड इन द बायलॉ बिकम्स इलीगल। दूसरा, आपका जो बायलॉज है इट शुड बी मैंडेटरली अंडर सेक्शन 8 अंडर रूल MCS रूल नंबर 8 should be compulsorily registered with the cooperative register stamp and seal. Else अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो बायलॉ नल एंड वॉइड है। आई जस्ट रिपीट कि आपका सोसाइटी का बायलॉ जो है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के स्टैंप और सील में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप बाजार से खरीदा हुआ बायलॉस रिकवरी प्रोसीडिंग के दौरान पेश करोगे तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बहुत सी कंप्लेंट इंटरेस्ट के बारे में आती है, 21% इंटरेस्ट लगाएंगे। आपको ध्यान दिला दें, हम कुछ दिन पहले हमने MCS रूल अमेंडमेंट के बारे में बात किया था जो आगे चल के अमेंडमेंट होके आने वाला है। उसके अंदर जो टॉप लाइन इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ है वो मैक्सिमम 12% दिया हुआ है और शायद गवर्नमेंट उसको 9% पे लेकर आएगी, क्योंकि 21% तो वैसे भी कोई भी कानून अलाउ नहीं करता है।
कोई भी कोर्ट भी अलाउ नहीं करता है। तो इंटरेस्ट का भी एक ऐसा फंडा है कि जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है, अगर आपको बायलॉज में अमेंड करना है तो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि आपकी सोसाइटी 1970 में रजिस्टर हुई और उस समय के बायलॉज में लिखा हुआ है 9% इंटरेस्ट। उसके बाद में 5-10 साल के बाद में जनरल बॉडी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट 21% तक करती है। मॉडल बायलॉज, मॉडल का मतलब है सैंपल बायलॉज, सैंपल बायलॉज को अडॉप्ट करना बुद्धिमानी नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी डन। तो अगर आपको वो इंटरेस्ट 9% से 21% करना है तो आपको जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। और वो इंटरेस्ट का फिगर आपके बायलॉज में अमेंडमेंट का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा 2 महीने के अंदर, जीबी के रेजोल्यूशन के तारीख से 2 महीने के अंदर। और वो इंटरेस्ट का फिगर को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के स्टैंप और सील से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो सिर्फ जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना इज लीगली नल एंड वॉइड, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यहाँ पे कि इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन जनरल बॉडी में पास करना जरूरी है। कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, बायलॉज में लिखा है ना तो पास करने की आवश्यकता नहीं है। पास करना 1000% कानूनी तौर से जरूरी है। बायलॉज में अगर आप 21% लिखा है या 18 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, आपको जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। और आप अगर वो इंटरेस्ट किसी कारण से चेंज करते हो, कई लोग 9% का 21% करते हैं, कई लोग 21% का 12% भी करते हैं। अमेंड करने का अधिकार, चेंज करने का बायलॉ इंटरेस्ट वाला, मतलब किसी में 71 बायलॉ नंबर है, किसी में 72 है। तो जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन इस को कानूनी हक है कि आपका इंटरेस्ट का फिगर चेंज कर सके। इसी तरह बायलॉ में और भी जो बायलॉ क्लॉजेस हैं वो भी जनरल बॉडी का हक है उसे चेंज कर सके। बायलॉज को अमेंड करने का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एजीएम में किया जा सकता है, एसजीएम में नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 75 के अंडर में लिखा हुआ है कि बायलॉज का कोई भी अमेंडमेंट है अगर, तो वो सेक्शन 75 में किया जाता है। सेक्शन 75 सिर्फ और सिर्फ एजीएम रिलेटेड है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में आप इंटरेस्ट का फिगर नहीं चेंज कर सकते हो। I'll repeat this thing very again because it is very, very important. Interest का resolution should be compulsorily passed in a general body meeting. इंटरेस्ट का फिगर उसको वहां पे पास करना है कि जनरल बॉडी ने क्या इंटरेस्ट रेट पास किया हुआ है। उसके बाद में अमेंडमेंट का शीट बनाना है, पुराना बायलॉज लेना है, अमेंडमेंट का शीट 4 कॉपी, बायलॉज की 4 कॉपी रजिस्ट्रार के पास में जमा करना है उसके सही और सिक्के के लिए। और ये सारा करना है जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन के 2 महीने के अंदर ही अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास किया 1 सितंबर को, तो अभी 2 महीना होता है 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर के पहले पहले आपका बायलॉ अमेंडमेंट का अर्जी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में फाइल हो जाना चाहिए। अगर आपने ये 2 महीने के अंदर अमेंडमेंट, बायलॉ अमेंडमेंट का कॉपी फाइल नहीं किया तो आपने जो जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास किया है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो। और उस बेस पे आप रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर पाओगे। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट में या फ्लैट ऑक्यूपायर्स के अगेंस्ट में। फ्लैट ओनर का मतलब ये हो गया जिसका नाम पे सेल डीड है, एग्रीमेंट है, मतलब कोई भी डीड हो सकता है, सेल डीड हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है, रिलीज डीड हो सकता है, वगैरह वगैरह। या फ्लैट ऑक्यूपायर, फ्लैट ऑक्यूपायर का मतलब उसके परिवार वाले का बायलॉ नंबर 326 में दिया हुआ है, या तो जो
प्रोविजनल मेंबर होता है वो भी फ्लैट ऑक्यूपायर कहलाया जाता है। आपका एसोसिएट मेंबर अगर उसी फ्लैट में रह रहा है, जो भी कोई उस फ्लैट में रह रहा है, वो फ्लैट ऑक्यूपायर है। तो रिकवरी प्रोसीडिंग आप फ्लैट ओनर के नाम पे फाइल करिए या तो फ्लैट ऑक्यूपायर के नाम पे फाइल करिए। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है, बड़ा है तो बड़ा डिटेल्ड और लंबा प्रोसीजर है, पर बेसिक प्रोसीजर्स ऐसा है कि रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना है अनिल शर्मा के विरुद्ध में, तो अनिल शर्मा का अमाउंट रेजोल्यूशन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पास करना होगा, नॉट इन एसजीएम। एसजीएम में ये रेजोल्यूशन आप पास नहीं कर पाओगे, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये पास नहीं कर पाओगे। एजीएम में रेजोल्यूशन पास करना है कि अनिल शर्मा के विरुद्ध में रिकवरी प्रोसीडिंग इस फिगर का फाइल करना है और अप्रोप्रिएट लीगल चार्जेस वगैरह जो भी है वो सैंक्शन है। उसके बाद में ये रेजोल्यूशन के बाद में अनिल शर्मा को 15-15 दिनों के अंतराल में रिकवरी नोटिस देना है, रिकवरी रिक्वेस्ट नहीं, रिकवरी नोटिस देना है। द वर्ड नोटिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कानून में वर्ड नोटिस का है, इंटीमेशन का नहीं है, इंफॉर्मेशन का नहीं है, रिक्वेस्ट का नहीं है। रिकवरी नोटिस के साथ में आपको उसको अकाउंट स्टेटमेंट देना है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? मानो आपके मेंटेनेंस बिल में समझो 5 हेड ऑफ अकाउंट है, सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, पार्किंग चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह में जो भी चार्जेस है, तो वही सारा का सारा कॉलम बना बना के उसका अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना है। अगर आपने 5 साल का रिकवरी करना है, फुल अमाउंट फ्रॉम जीरो बैलेंस टू रिकवरी अमाउंट तक का उसको अकाउंट स्टेटमेंट देना है। ये बिलिंग हेड्स कहां से मिलेगा आपको? ये बायलॉ नंबर 65 से 67 के बीच में मिलेगा। रिकवरी नोटिस के साथ में ही अकाउंट स्टेटमेंट मेंबर को देना कंपलसरी है ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे या डिस्प्यूट करे। अगर वो डिस्प्यूट करेगा तो अप्रोप्रिएटली आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई आएगा। अगर नहीं डिस्प्यूट करता है तो फिर आप रिकवरी प्रोसीडिंग आप आगे फाइल कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में जो हेड ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, इट शुड बी मैचिंग बायलॉ नंबर 65 टू 67। कई सोसाइटी बोलती है कि अकाउंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, हम अकाउंट लेजर देते हैं। कंप्यूटर एजेंसी से अकाउंट लेजर मंगा लिया, उसमें खाली लिखा हुआ है महीना और एक कॉन्सोलिडेटेड फिगर लिखा हुआ है। उसमें अगर मेंबर ने कुछ दिया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो वह फिगर आ गया और टोटल आ गया। अब उसमें अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट हेड नहीं है। अब अकाउंट हेड में आपने फॉल्सली कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस, लीगल चार्जेस वगैरह वगैरह सब लगा रखा होगा, तो वो पता नहीं चलता है, तो मेंबर डिस्प्यूट नहीं कर सकता है उस चीज को। रजिस्ट्रार को भी पता नहीं चलता, वो भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। तो रजिस्ट्रार को ये देखना कंपलसरी है कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग के साथ में अकाउंट स्टेटमेंट अटैच करे, अकाउंट लेजर विदाउट बिलिंग हेड्स, बिलिंग हेड is null and void and cannot be considered by a cooperative registrar for recovery proceedings. कुछ गैर कानूनी जो चार्जेस हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया जा सकता है। बेसिक बताता हूं आपको। लीगल चार्जेस हो गया, कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, और ऐसे कई और हेड ऑफ चार्जेस लगाती ही है सोसाइटी मेंटेनेंस बिल में। आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने एक वेबिनार किया था कि डिफॉल्टर का नाम आप पब्लिश नहीं कर सकते। आप हमारे वेबसाइट में जाओगे तो डिफॉल्टर का नाम पब्लिश करने पे क्या क्या गुनाह होता है, क्या क्या पनिशमेंट है, क्रिमिनल पनिशमेंट है 3 साल का वगैरह वगैरह, हमने सारा कुछ दिया हुआ है। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना कंपलसरी है। डिफॉल्टर का नेम पब्लिश करना सोसाइटी नोटिस बोर्ड में या और कहीं पर भी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। कई सोसाइटी बोलती है कि हम नहीं रिकवर करते हैं 5-10 साल 15 साल, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो 21% इंटरेस्ट मिल जाता है। वो टोटली गैर कानूनी है और वो अमाउंट रिकवरेबल भी नहीं होता है अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए तो।
कई मेंबर्स हैं जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं पता चलता है उनको कि भाई डिस्प्यूट क्या चीज है, डिस्प्यूटेड अमाउंट्स क्या चीज है, वगैरह वगैरह। फॉल्स अकाउंट हेड्स इन बिलिंग, फॉल्स अकाउंट हेड्स इन द बिलिंग, जैसे अभी बताया मैंने, लीगल चार्जेस हो गया, कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस वगैरह वगैरह, will attract criminal prosecution like intimidation, defamation, breach of trust, harassment, nuisance, extortion, and also punishment under section 146 140 and 147 of the MCAs Act for falsifying account records. आपने अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई भी हेड ऑफ अकाउंट बिल में डाल दिया जो बायलॉ में मेंशन नहीं है, दैट मीन्स दैट यू आर फॉल्सिफाइंग अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो उसका पनिशमेंट 146 147 में दिया हुआ है, उसमें भी लंबा चौड़ा पनिशमेंट है, 3 साल का भी पनिशमेंट दिया हुआ है। इफ ए मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड विद अ बिल और उसके अंदर मेंशन अकाउंट हेड्स या अमाउंट्स, then member should immediately issue legal notice to CHS, to सोसाइटी, और उसको डिस्प्यूट खड़ा करना है कि मैं इस अमाउंट को डिस्प्यूट करता हूं, मैं ये अमाउंट नहीं दूंगा, ये गलत है, आप मेरे को ये अमाउंट हटा के रेक्टिफाइड बिल, करेक्टेड बिल आप मेरे को 3 दिनों के अंदर वापस करो, नहीं तो मैं ये अमाउंट नहीं दूंगा। और अगर वो डायनामिक है वो मेंबर, तो ही शुड इमीडिएटली फाइल ए मैटर इन द कोऑपरेटिव कोर्ट, और सबसे बेस्ट है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में क्यों? क्योंकि वो मैनेजिंग कमेटी की नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो सब में आ जाता है। अगर आपने गलत अमाउंट लगाया हुआ है तो इट विल क्लासिफाइड एज इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। टिपिकली कई सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि हर सोसाइटी एक 21% के इंटरेस्ट के लालच में रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं करती और वेट करती रहती है। कई बार तो 5-5 साल, 10-10 साल तक वेट करती रहती है, और अलग अलग मैनेजिंग कमेटी बदली हो जाती है उसके अंदर, लेकिन रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं होती है। डिसॉल्व, ये सारी चीजें सेक्शन 73 1AB में मैनेजिंग कमेटी का नेग्लिजेंस और ओमिशन में गिना जाता है। उसका काम है, ऑडिटर के रिमार्क में भी आता है कि इतना रिकवरी प्रोसीडिंग, इतना आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी है, मैनेजिंग कमेटी को कार्यवाही करना चाहिए, और वैसे भी ऑडिटर के बोले बगैर ही मैनेजिंग कमेटी को रिकवरी प्रोसीडिंग या कम से कम डिफॉल्टर से बातचीत शुरू करके रिकॉर्ड में लेना आवश्यक है। ये सारे अमाउंट्स, एक डायनेमिक मेंबर होएगा तो ये सारे अमाउंट कैन इजीली बी टर्न्ड इनटू ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है कोऑपरेटिव कोड 91, इसका मतलब है काफी समय तक चला जाएगा और लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा, और वहां पे रिकवरी प्रोसीडिंग फेल हो जाएगी सोसाइटी की। अगर फेल हो जाती है तो सोसाइटी को बहुत बड़ा लॉसेस शुरू हो जाता है। एक मेरे तरफ से एक ऐसा सुझाव है कि हर जनरल बॉडी मीटिंग में, एजीएम में, दैट इज सोसाइटी शुड फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज ए सब कमिटी फॉर रिकवरी, सब कमिटी फॉर रिकवरी या रिकवरी सब कमिटी। उस सब कमिटी का काम होगा डिफॉल्टर से प्यार से बात करने के लिए, कोशिश करें डिफॉल्टर को बोलें कि चलो ठीक है, आपका 100 रुपए बाकी है, अभी आप 5 रुपए दे दो, अगले महीने 2 रुपए दे देना, उसके बाद में 5 रुपए दे देना। ऐसे करते करते कम से कम आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिड्यूस करना की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने का मतलब है सोसाइटी को लीगल चार्जेस देना है, जो कई हजारों रुपए में घुस जाते हैं, वक्त भी निकल जाता है, और अगर मेंबर जीत जाता है तो सोसाइटी का भारी नुकसान हो जाता है। इंट्रोडक्शन के तरफ से आज मेरे तरफ से इतना ही। इसके बारे में हम और कभी डिटेल में बात करेंगे। अब हम इनवाइट करते हैं अपने स्पीकर को। हमारे स्पीकर साहब जो हैं
श्री मितेश पजारे साहब हैं। मितेश पजारे साहब जो है वो पूना के रहवासी हैं और सोशल एक्टिविज्म का कई बार काम करते हैं। वो अपने सोसाइटी से न्याय के लिए कोशिश कर चुके हैं, कई बार लगभग हर बार जीत भी चुके हैं। उनके सोसाइटी में इनको एक नोटिस चार्जेस लगाया कुछ 20,000 रुपए का। हजारे साहब ने सोसाइटी को नोटिस दिया, सोसाइटी ने नोटिस का जवाब दिया। भले एडवोकेट को 1500 रुपया ही दिया गया होगा, लेकिन सोसाइटी ने इनके बिल में 20,000 रुपए लगा दिया। और जब इन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो सोसाइटी ने उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया, कुछ 23-24 हजार रुपए हो गया। इन्होंने उस चीज को रिफ्यूट किया, इनको नोटिस मिली। सोसाइटी ने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया, शायद एडवोकेट का सर्विसेज लिया। पजारे साहब बताएंगे वो चीज। और पजारे साहब ने ये प्रूव कर दिया वहां पे कि भाई लीगल चार्जेस जो है वो रिकवरेबल नहीं है, बिकॉज इट इज ए डिस्प्यूट। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता लीगल चार्जेस रिकवरी का, अमाउंट को रिकवर करने का, ऑर्डर देने का। यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में अधिकार नहीं है कि अगर सोसाइटी ने आप पर लीगल चार्जेस लगाया हुआ है तो उस लीगल चार्जेस अमाउंट के ऊपर रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू करने का। तो उन्होंने कैसे इस चीज को हैंडल किया, कैसे उन्होंने उस चीज को फेल कर दिया, उसके बारे में वो आज अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। उनके लेक्चर के बाद में जिन जिन को कोई प्रश्न है प्लीज रेज योर हैंड्स। आपके गूगल मीट में रेज ऑप्शन है वहां पे, एंड देन वी विल इनके लेक्चर, आपके लेक्चर के बाद में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जो जो प्रश्नों को उत्तर पजारे साहब दे सकते हैं पजारे साहब देंगे, नहीं तो हमारे ऑडियंस में से किसी को देने की इच्छा होगी तो वो भी दे सकते हैं, और नहीं तो मैं आपका कोऑर्डिनेटर एज ए होस्ट मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू, एंड नाउ आई इनवाइट श्री मितेश पजारे टू पुट फॉरवर्ड हिज लेक्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स। पजारे साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण में आप बात करिए ताकि सभी लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ओवर टू यू मितेश साहब, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। थैंक यू हेमंत जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरा Yes, आवाज sir. ठीक से आ रहा है? यस सर, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो। ओके, नमस्कार। मेरा नाम मितेश पजारे। सबसे पहले मैं कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ। मेरे अन्याय के विरुद्ध में जो लड़ रहा हूँ उसमें मेरा साथ दिया, मुझे प्रेरणा दी और सहकार्य किया। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अ फ्यू पीपल। श्री हेमंत अग्रवाल जी, श्री भारती जोशी एंड अनिल जोशी जी, श्री ओगले सर, श्री कोडनीकर सर, श्री मेहुल हिरेन जी, श्री निमेश जी, फातिमा मैडम एंड ऑल अदर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनेजिंग कमेटी ने अगर आपको डिफॉल्टर करार दिया, यानी घोषित कर दिया, तो आप डिफॉल्टर नहीं होते। यानी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ डिफॉल्टर। अगर उन्होंने 101 का केस फाइल किया and if you contest that, there are chances that you can win that case. So this is my experience. ये मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है, वेबिनार। इससे पहले मैंने एक वेबिनार किया था, वो भी इससे रिलेटेड है। सो मैं शॉर्ट में उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा जो पहला वेबिनार था उसमें क्या हुआ था कि हमारी सोसाइटी में सेक्रेटरी ने पार्किंग स्टिकर के लिए चार्जेस लगाए थे। 2 रुपए का पार्किंग स्टिकर मिलता है, सेक्रेटरी 100 रुपए में बेच रहा था, 100 रुपीज में।
सो मैंने सिर्फ इतना अर्जी किया था कि बाबा ये जो पार्किंग स्टिकर्स है उसका वैल्यू क्यों ना हम सबको पूछ के तय करें, लाइक इन एन एसजीएम। तो मैंने अर्जी की थी स्पेशल जनरल बॉडी की, जस्ट टू डिसाइड कि बाबा पार्किंग स्टिकर का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। और सेक्रेटरी ने ये अर्जी नज़रअंदाज कर दी और सेक्रेटरी और चेयरमैन 5 साल के लिए डीबार हो गए। ये मेरा पहला वेबिनार है। इसका लिंक हमारे CHS फोरम के यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। उससे आप लोगों को आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। आप लोगों को थोड़ी हिम्मत आएगी कि जो भी सोसाइटी में आजकल हो रहा है, इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप। सो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। इट विल बी क्वाइट इंस्पायरिंग टू यू। सो मेरा पहला वेबिनार, if you can watch, it would be helpful. ओके, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। The link for earlier webinar where Pazare Saab has spoken, I have already put it in the chat box. People can refer to the chat box for the link. Thank you. Go ahead, Pazare Saab. Yeah, so this is my second webinar and fortunately ये केस भी मैं जीत गया। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 90% was my effort. I will say 99% was luck, 1% only effort. So आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, पिछले साल के दिसंबर में हमको एक नोटिस आया था रजिस्ट्रार का। उसमें उन्होंने लिखा था कि सोसाइटी ने आपके खिलाफ 101 का अर्जी किया है और आपका फर्स्ट हियरिंग है 3rd of January 2022। सो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए ये हमारा पहला सुनवाई था। अब आप सोचेंगे कि रिकवरी बाबा किस बात की रिकवरी? एक रिकवरी तो मेंटेनेंस के खिलाफ, मेंटेनेंस के अगेंस्ट हो सकती है और एल्स द अदर हेड्स दैट हेमंत जी जस्ट टोल्ड। पर हमारा जो रिकवरी का था वो ज़रा सा अलग था। ये रिकवरी ऑफ लीगल रिप्लाई चार्जेस। इसके लिए हमारे सोसाइटी ने हमको डिफॉल्टर घोषित किया, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया और बाकायदा 101 का केस भी किया। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी लीगल रिप्लाई चार्जेस ये किस सिचुएशन में लगाए जाते हैं? मेरे केस में क्या हुआ था वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आज से 5 साल पहले 2017 में, तभी मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। तो हर रोज़ की तरह मैं लेट आया, 1:30 बजे मैं सोसाइटी में आया और तभी सोसाइटी के वॉचमैन ने गेट नहीं खोला। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ शायद होता होगा। वॉचमैन कह रहा था कि पहले आप रजिस्टर में एंट्री करो, बाद में गेट खुलेगा। मेरे ध्यान में आया कि वॉचमैन ये नया है, इसको खाली 4 दिन हुए हैं, इसको शायद पता नहीं होगा कि मैं हर रोज़ लेट ही आता हूँ। खैर उसने गेट नहीं खोला। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर एंट्री करने की बात है तो मैं सुबह कर लेता हूँ, अभी मुझे खाली गाड़ी पार्क करनी है और वापस दोस्त के साथ जाना है। वो तो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी को बुलाओ। वो बोला नहीं, सेक्रेटरी साहब सो रहे हैं, और वो भी खुद जाके सो गया। आजकल ऐसा ही होता है नाइट हमारे यहाँ पे नाइट शिफ्ट के वॉचमैन रात को सो जाते हैं क्योंकि दिन में उनको दूसरा शिफ्ट करना होता है। ये अभी का मैंने ये बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया है। तो मैंने सोचा कि इससे बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने गेट खोला, गाड़ी लगाई
और मैं दोस्त के साथ चला गया। फिर दूसरे दिन हमारे सेक्रेटरी में सोसाइटी में बहुत हंगामा किया और बहुत मुझ पे एलिगेशंस लगाए, ऐसा वैसा बहुत कुछ किया। और जब मैटर थोड़ा बढ़ रहा था तो हाँ, उसने हमको पेनल्टी भी लगाया 2,500 रुपये। फॉर वॉट रीजंस आई डोंट नो, बट उसने लगाया। मेरे फादर ने सोचा ठीक है, उसको साइड में लिया, पेनल्टी चार्जेस जो भी है भर दिए और फिर मैटर सेटल कर दिया। मैंने सोचा अभी ठीक है, मैटर सेटल हो गया होगा। जस्ट अ सेकंड। तो फिर ये 2017 की बात है। 2017 गुजर गया, 2018 भी शांत था, हमको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ। मैं सोचा सेक्रेटरी भूल गया होगा, पर 2018 में नहीं, 2018 शांत गया। 2019 में हमारे सोसाइटी सेक्रेटरी ने क्या किया, एजीएम के जो मिनट्स होते हैं जो सभी मेंबर्स को बांटे जाते हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया कि 2017 में ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप लिखा। अब क्योंकि ये उसने एजीएम के मिनट्स में लिखा था और ये सब मेंबर्स को बांट दिया था, मैंने सोचा कि ये तो मेरी बदनामी के करने के लिए उसने जानबूझ के किया है। इसलिए मैंने मेरे लॉयर्स को कंसल्ट किया और सेक्रेटरी को एक डिफेमेशन की नोटिस भेजी कि आपने ऐसा क्यों किया, प्लीज अपोलोजाइज, और एल्स डिफेमेशन के नोटिस में आई हैड डिमांडेड लाइक 20 लाख रुपीज। मैंने सोचा डिफेमेशन का अगर नोटिस मैं भेजता हूँ, सेक्रेटरी को थोड़ा समझ आएगा, शांत हो जाएगा, यानी मैटर विल बी सॉर्टेड। पर सेक्रेटरी ने ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी ने क्या किया, हमारे लॉयर ने जो नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई दिया थ्रू द सोसाइटीज एडवोकेट, और वो रिप्लाई खाली 4 पेजेस का होगा, और ये 4 पेजेस के लिए ही चार्ज्ड मी 20,000 रुपीज एज लीगल रिप्लाई चार्जेस। सो ये पूरा केस है रिकवरी का, यहाँ से शुरू होता है। अभी इसमें मैं एक बात आपको ऐड करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो भी प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, दैट इज बिकॉज ऑफ समबडीज ईगो और देयर आर सम पर्सनल रीजंस, क्योंकि सब लोग तो सुख शांति से जीना चाहते हैं, पर जो लोग सत्ता में आते हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, दे कैन नॉट बेयर ऑल दिस। हमारी सोसाइटी में जब वो स्टिकर का मामला हुआ था जिसका मैंने वेबिनार किया है, इसी सेक्रेटरी को डीबार कर दिया था 5 साल के लिए, और शायद उसी वजह से उसने मेरी बदनामी करने के लिए ये सब किया। तब मेरे ध्यान में नहीं आया कि बाबा ये सेक्रेटरी तो डीबार हो गया है, फिर अभी वापस ऐसा क्यों कर रहा होगा। फिर मेरी समझ में आया कि सेक्रेटरी भले ही डीबार हो गया 5 साल के लिए, पर इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, यानी पिछले साल। तो इसलिए ही वॉज ट्राइंग कि वो अगर नहीं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा सो वो उसके लोगों को खड़ा करेगा और हमको डिफॉल्टर घोषित करके ही विल अगेन रूल। तो मुझे आपको ये बताना, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सेक्रेटरी ने और क्या किया। 2020 के जो एजीएम के मिनट्स है उसमें ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जो भी डिफॉल्टर्स है दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन। अभी तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और शायद इतना क्लैरिटी भी नहीं था कि डिफॉल्टर्स सोसाइटी के इलेक्शन में
वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मुझे अभी पता चला इन 2022 जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कि अ डिफॉल्टर हैज द राइट टू वोट। वोटिंग कर सकता है, खाली कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे सेक्रेटरी का प्लान समझ में आ गया कि वो ऐसा चाहता है। तो विल कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। जनवरी का पहला हियरिंग था हमारा, ठीक है। तो 3rd जनवरी was our first recovery proceedings hearing। 3rd जनवरी को मैं और मेरे साथ हमारे 12 लोग थे, ऑल डिफॉल्टर्स। वो अपने रजिस्ट्रार के पास गए। फर्स्ट हियरिंग है, सो हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो हम ऐसे डर के मारे हमने सोचा नहीं गए तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम चुपचाप चले गए। फिर फर्स्ट हियरिंग को हम देखते हैं तो सोसाइटी की तरफ से कोई भी नहीं आया, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी उसने बहुत ही आसानी से दूसरा हियरिंग का डेट दे दिया। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, और हमको खाली 2 पन्ने दिए थे, जो ऑर्डर होता है 101 का हियरिंग का। टेक दिस नोटिस एंड प्लीज रिप्लाई टू दिस नोटिस। तो फर्स्ट हियरिंग तो ऐसे ही चला गया, हमको तो कुछ पता नहीं था। पर सेक्रेटरी सॉरी सोसाइटी की तरफ से कोई लॉयर नहीं आया, तो मैडम ने दूसरा हियरिंग का दे दिया था। सेकेंड हियरिंग वाज ऑन 11th ऑफ जनवरी। 11th ऑफ जनवरी को हम गए, पर मैंने नोटिस किया कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग नहीं आए, तो मुझे अजीब लगा। हम 2-3 ही लोग गए थे, जबकि 12 लोगों को डिफॉल्टर किया था। ठीक है, हम गए सेकेंड हियरिंग को। सेकेंड हियरिंग को मैं देखता हूँ सोसाइटी का वकील नहीं आया, और जो रजिस्ट्रार मैडम है वो बहुत ही आसानी से नेक्स्ट डेट देने के लिए राजी हो गई। तभी मेरी समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। और मैं कैसा हूँ, मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, फ्लैट मेरे फादर के नाम पे है। तो फर्स्ट हियरिंग को और सेकेंड हियरिंग को मैं फादर को लेके गया था, और सेकेंड हियरिंग को मैंने रजिस्ट्रार मैडम को बता दिया कि इसके आगे मेरे फादर को मैं नहीं लाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन दिया कि आई विल रिप्रेजेंट हिम। तो मैडम ने परमिशन दे दिया और नेक्स्ट डेट दे दी। नेक्स्ट डेट वाज 19th ऑफ जनवरी। ओके, सो जो रिकवरी का नोटिस मिलता है सबको, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है पहले 3 हियरिंग को अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नहीं आया, सो एक्स पार्टी दे कैन टेक अ डिसीजन। ऐसा क्लियरली वहां पे लिखा होता है नोटिस में। तो थर्ड हियरिंग 19 तारीख को थी। इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस बार जो इलेक्शन था उसमें मैं कंटेस्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि लीगल रिप्लाई चार्जेस वसूल नहीं कर सकती है सोसाइटी, इसलिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल अलाउ मी टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। सो इलेक्शन हमारे सोसाइटी के होने वाले थे 23rd ऑफ जनवरी को, और थर्ड हियरिंग था 19th ऑफ जनवरी। ठीक है, थर्ड हियरिंग को हम गए। मेरे साथ खाली 2 डिफॉल्टर थे, बाकी यानी 12 में से 2, 10 लोग तो आए नहीं। मैं गया, 1 बजे का हियरिंग था। हम लोग गए अंदर, रजिस्ट्रार मैडम ने उसका जो रोज वो जो लिखते हैं, देयर इज सम शीट दैट शी राइट्स योर नेम, वहां पे उसने मेंशन किया कि ओनली द रिस्पोंडेंट हैव कम, और सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया है। तो थर्ड हियरिंग को भी सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया। तो हाँ, रोजनामा, करेक्ट, रोजनामा में उन्होंने मेंशन किया। तो मैंने रजिस्ट्रार मैडम को पूछा, मैडम ये तो थर्ड हियरिंग है,
सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया, तो आप एक्स पार्टी दे सकते हैं। पर फिर मैडम ने बोला कि शी सेड दैट नहीं, लाइक वो क्या, शी यूज सम वर्ड कि नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा कुछ लगा के शी सेड दैट और एक चांस दे देंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दिया। क्योंकि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मुझे 2 दिन के बाद की एक डेट दे दी। 23rd को इलेक्शन था, 20th का मेरा दूसरा एक हियरिंग का डेट दे दिया। ठीक है, जब हम बाहर निकले वहां से तो मैंने देखा सोसाइटी का लॉयर बाहर ही खड़ा है। फिर मेरी समझ में आया 1 बजे का हियरिंग था, सोसाइटी का लॉयर लेट हो गया था। ठीक है, मैंने सोचा चलता है, अगर आई मीन it was clear that the registrar were not favoring us, she was favoring the society. Anyways, next hearing जो हमारा था, it was only for the purpose of deciding कि should we be allowed to contest the elections, क्योंकि मैं खुद खड़ा था। तो नेक्स्ट हियरिंग 20 तारीख को मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी आए थे, मैं खुद था, और सोसाइटी का वकील आया था। तब आर्ग्यूमेंट हुआ जस्ट ऑन द पॉइंट कि शुड वी बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मैंने आर्ग्यूमेंट में कहा कि दीज आर लीगल रिप्लाई चार्जेस, सो वी आर नॉट गोइंग टू पे, क्योंकि हम मेंटेनेंस हर महीने भर रहे थे। ये किसको पूछ के उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू पे। सो इसके लिए रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर निकाला कि बाबा इट लुक्स लाइक दिस, आई मीन आई एम अ डिफॉल्टर, लीगल रिप्लाई चार्जेस आर पेंडिंग एंड शी डिक्लेयर्ड मी अ डिफॉल्टर। सो रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर निकाला, मुझे डिफॉल्टर घोषित किया और मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। 23rd को इलेक्शन हो गया, सेक्रेटरी के बाजू के जो भी है वो सब के सब चुन के आ गए, और नेक्स्ट हियरिंग मैडम ने फरवरी में रखा, फरवरी का डेट दिया था, 16th फरवरी। अब जब मुझे ये पता चला कि बाबा लीगल रिप्लाई चार्जेस के लिए मुझे डिफॉल्टर बनाया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, और अभी ये रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू है, तो मैंने सोचा अगर शायद मेरी जानकारी सही है या नहीं है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तब मैंने फिर इसी फोरम के हेमंत अग्रवाल जी से मैंने हेल्प लिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी रिकवरी की अगर प्रोसीडिंग होती है और हमसे पैसे मांगे जाते हैं, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने अग्रवाल जी से बात की। उन्होंने मुझे सिर्फ 5-6 पॉइंट्स बताए कि आप सिर्फ इतना पूछ लो, आप जब जो 101 की अर्जी है उसके रिप्लाई में इतने 4-5 डॉक्यूमेंट्स मांग लो। तब मैं भी सोच में पड़ गया, अरे इतने दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं ये पता चला कि अगर सोसाइटी लीगल रिप्लाई चार्जेस मांग रही है तो आई कैन एटलीस्ट आस्क दीज डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, सोसाइटी के एडवोकेट का बिल। सोसाइटीज क्या करती है नॉर्मली, लॉयर को एक एक्स अमाउंट दे देती है और उसका बिल लगा देती है। 1500 भी दिया होगा तो भी 20,000 रुपये का बिल लगाने का। ये मेरे तभी समझ में नहीं आया था। अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि तुम पहले ये मांगो, सोसाइटी के एडवोकेट का बिल। दूसरा उन्होंने बताया सोसाइटी का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें 20,000 रुपये सोसाइटी ने एडवोकेट को दिए ऐसा दिखता है सोसाइटी के बैंक स्टेटमेंट में। अगर अभी सोसाइटी तो कुछ तो झोलमाल कर सकती है, पर बैंक तो ऐसा नहीं करेगा, और यू हैव अ राइट टू चेक द बैंक स्टेटमेंट।
दिस इज द सेकेंड डॉक्यूमेंट, सोसाइटी का बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार अप्रूव्ड बायलॉज, जिसके लिए फॉर द इंटरेस्ट, अभी हमारी सोसाइटी में इट इज नॉट 21% इंटरेस्ट, इट इज जस्ट 15%, बट इट इज जस्ट अ रेजोल्यूशन। उसमें रजिस्ट्रार का सिक्का ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार ने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए वी डिमांडेड रजिस्ट्रार्ड अप्रूव्ड बायलॉज दैट शोज 15% इंटरेस्ट। ये एक डॉक्यूमेंट हमने मांगा। तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी हम रिकवरी का केस चलता है, हमसे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये बेसिक चीजें होते हैं जो हमको मांगनी चाहिए, एंड वी हैव अ राइट टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज है, रिकवरी का आपको जब भी नोटिस आता है, नॉर्मली 2 या 3 पेजेस का होता है, उसमें अटैचमेंट कुछ नहीं होता। आप अगर नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एज पर दिस अटैचमेंट दीज चार्जेस आर रिकवरेबल, पर आप देखेंगे तो अटैचमेंट कुछ नहीं होता है। तो हेमंत जी ने मुझे ये भी बताया कि जब भी कोई सोसाइटी रिकवरी का केस डालती है तो दे हैव टू गिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड दिस इज कंपल्सरी। अभी हमारी फर्स्ट हियरिंग कभी थी 3rd of Jan, उसके बाद सेकेंड हियरिंग 11th of Jan, थर्ड हियरिंग, पहले 3 हियरिंग तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ रिकवरी के नोटिस के 2 ही पन्ने थे। बाद में मैंने जब पूछा, मैडम इसमें तो आपने अटैचमेंट लिखा है, अटैचमेंट तो मुझे दिया नहीं। तो मैडम ने बोला अच्छा हाँ अभी हम देते हैं। तो मेरी समझ में आया कि मैडम हमको फेवर नहीं कर रही है। तो मैंने बोला कि मैडम जब तक मुझे अटैचमेंट के सब कॉपीज नहीं मिलेंगे, मैं आपके इसका रिप्लाई नहीं दूंगा। तभी सोसाइटी के एडवोकेट ने खुद के जेब से पैसे निकाले, सबका जेरोक्स निकाला और मुझे दिया। तभी मुझे समझ में आया कि खाली नोटिस, रिकवरी का नोटिस मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाना कंपलसरी है। खैर ये तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उसके बाद जब हियरिंग हुई, फरवरी के हियरिंग में तो कुछ खास नहीं हुआ, तारीख पे तारीख मिल रही थी, और मुझे छोड़ के जो 12 डिफॉल्टर्स थे उनका ही केस चल रहा था। मेरा जब फाइनल हियरिंग हुआ दैट वाज ऑन इन द मंथ अप्रैल, यानी आप सोचिए जनवरी में पहला नोटिस आया और अप्रैल में मेरा फाइनल हियरिंग हुआ। कितना टाइम गुजर गया। और मैंने ये मेरा जो रिप्लाई दिया है उसमें सब डेट्स लिखे हैं और लिखा है कि हमारी वजह से देरी नहीं हुई है, या तो सोसाइटी का वकील नहीं आया या फिर रजिस्ट्रार ने अगली डेट दे दी। ठीक है, तो जब फाइनल हियरिंग हमारा हुआ अप्रैल मंथ में, इवन टिल दैट डेट 15 अप्रैल को फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ था, टिल दैट डेट मैंने सोसाइटी को जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, यानी सोसाइटी के एडवोकेट का बिल, बैंक का स्टेटमेंट और अप्रूव्ड बायलॉज शोइंग 15% इंटरेस्ट, सोसाइटी ने एक भी पेपर नहीं दिया, नॉट अ सिंगल पेपर, और वो रिकवरी केस डाल दिए उन्होंने। तो फाइनल हियरिंग में मैंने रिप्लाई में ऐसा लिखा कि मैडम मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी ने नहीं दिया, तो हाउ कैन दे से दैट 20,000 रुपीज इन्होंने वकील को दिए भी है कि नहीं दिए हैं, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। सो मैडम ऑल्सो अंडरस्टूड कि सोसाइटी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, इट डेफिनेटली कैन नॉट बी प्रूव दैट 20,000 हैज बीन पेड। अगर पैसे दिए ही नहीं है तो रिकवर कहाँ से होंगे। अच्छा, तो
ये तो हमारी रिकवरी का था। पर इसमें अभी एक बात है जो काफी सोसाइटीज में होती होगी, शायद हमारी सोसाइटी में है। अभी रिकवरी का प्रोसीजर कैसा है कि आपने अगर सपोज किसी मेंबर ने पैसे नहीं भरे, सो सोसाइटी विल गिव हिम अ रिमाइंडर, डिमांड नोटिस होती है। पहले महीने में नहीं भरे तो दूसरे महीने में रिमाइंडर देंगे। मैक्सिमम 3 मंथ्स पैसे नहीं भरे, रिकवरी का प्रोसीजर चालू होना चाहिए। नहीं तो फिर उनका इंटेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ पैसा वसूल करेंगे। दैट्स वाई दे अवॉइड इट। ये बात हमारी सोसाइटी के लोगों को पता थी। तो उन्होंने क्या किया था, 2016 या 17 की एजीएम में एक ऐसा रेजोल्यूशन किया था एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कि अगर किसी मेंबर का पैसा देना बाकी है एंड दैट अमाउंट इज लेस देन 30,000, अभी हमारी सोसाइटी के सब मिडिल क्लास लोग हैं, सो इफ द अमाउंट इज लेस देन 30,000 प्लीज डू नॉट फाइल फॉर अ रिकवरी प्रोसीडिंग। ऐसा एजीएम का रेजोल्यूशन है। और मेरा रिकवरी अमाउंट कितना था, 20,000 प्लस इंटरेस्ट 23,000। फिर भी हमारे सेक्रेटरी ने एजीएम का रेजोल्यूशन को कोई वैल्यू नहीं दिया, रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल की। मैंने केस लड़ा और अगस्त महीने के 19 तारीख को रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर दिया। और ऑर्डर भी आप पढ़ेंगे तो मैडम ने क्या किया है कि उन्होंने 101 का जो प्रोसीडिंग था नामंजूर कर दिया उसने। She says that it is not maintainable। पर जब मैं पूरा ये पढ़ता हूँ ऑर्डर, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक्चुअली मैडम ने हमारी जगह किसी और का ही नाम लिखा है, एक जगह पे, हर जगह पे नहीं। तो ये बात मेरी ध्यान में आई कि बाबा ऐसा काम चलता है रजिस्ट्रार के यहाँ, सरकारी काम ऐसा चलता है। गलती अगर हुई तो भी उनके ध्यान में तो कुछ आता नहीं है, और मोस्टली दे आर फेवरिंग द सोसाइटीज ओनली। सो इन शॉर्ट दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं ठीक से बता पाया कि नहीं, but I have tried to explain what had happened. So in short, recovery charges, legal reply charges खाली एक मेंबर से आप रिकवर नहीं कर सकते, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है। तो इतने पे ही हमारी सोसाइटी नहीं रुकने वाली है। दे आर गोइंग टू अपील टू द नेक्स्ट लेवल, यानी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास वो जाएंगे। सो आई एम स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि इस जो रिकवरी का प्रोसीजर था उसमें मैंने जब हमारे सोसाइटी के वकील से बात किया था तो उसने मुझे एक बात बताई, भले ही तुम डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जीत जाओ, हम तुझे हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग हाई कोर्ट तक तो ज़रूर जाएंगे। सो इसलिए अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे थोड़ा गाइडेंस भी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रार ने पहले ऑर्डर में ऐसा लिखा था कि हम डिफॉल्टर है और हमको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। ये जनवरी की बात है, और अगस्त में उसी रजिस्ट्रार ने ऐसा ऑर्डर दिया कि दिस रिकवरी केस इज नॉट मेंटेनेबल। सो इसमें लॉस मेरा होता है, इलेक्शन तो मैं लड़ नहीं पाया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मुझे थोड़ा गाइडेंस लगेगा कि वेयर शुड आई अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार, और एल्स शुड आई टेल दैट बिकॉज मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, they should grant me, consider me as elected. This will be my question to Agarwal ji. That should be it, sir. You can take it from here.
हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हिम्मत किया, थैंक यू सर। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं साथ में ये अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर किसी को भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी का, या सोसाइटी आपके साथ अच्छा कर रही है, आपके मैनेजिंग कमेटी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है या गलत व्यवहार कर रही है, किस ढंग से गलत व्यवहार कर रही है, किस ढंग से अच्छा कर रही है, और आप आके वेबिनार में आप लोगों को बताइए। जैसे मिथिलेश साहब ने बताया, हमारे और भी अर्लियर स्पीकर्स ने भी बताया हुआ है। एक हमारे आरती अग्रवाल मैडम ने बताया, फिर एक सुनीता अग्रवाल मैडम ने बताया, और फिर एक निमिष साहब ने बताया। ऐसे कई लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप आइए और एक्सप्लेन करिए कि क्या आपको क्या क्या तकलीफ हुई है। आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आएगा कि क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। जैसे नितेश जी ने बताया कि उन्होंने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिया उस चीज के बारे में। मतलब एखन हाथ वी विल केला है। हेलो सो हेलो okay, please mute yourself everybody, please don't speak in between, please mute yourself। जिसको कोई भी प्रश्न पूछ रहा है वहां पे हैंड दिखा दीजिए, वी विल कम बैक टू यू अकॉर्डिंगली। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस। मिस्टर फ्रांसिस, आर यू देयर? मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस, आर यू देयर? Okay, we will take up next question by Swapna Raut ji. Swapna ma'am, are you there? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए मैम। सर मुझे पूछना था कि आपने जैसे बताया कि हम लोग जो रिजोल्यूशन पास करना है रिकवरी के ड्यूज के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में पास कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो गया कि इन बिटवीन, एजीएम तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन इन बिटवीन अगर वो 3 महीने के बाद वो डिफॉल्टर कहलाता है, तो उस केस में कैसे होगा सर? एजीएम में पास करना है क्योंकि वो सेक्शन 75 में लिखा हुआ है, और उसका जो डिफॉल्टिंग अमाउंट है वो आपको 31 जनवरी का लेना है। अगर आपने वो पास नहीं भी किया हुआ है तो आप कम से कम रिमाइंडर तो आप मेंबर को भेज सकते हैं। ओके। लेकिन फाइलिंग प्रोसीजर वगैरह सैंक्शन कराने का प्रोसीजर है वो एजीएम में लेना है, और प्रॉपर लेना है कि डिस्कस एंड डिसाइडेड टू फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनिल शर्मा फॉर रुपीज सो एंड सो वगैरह वगैरह। रिलेवेंट लीगल एक्सपेंडिचर्स इज hereby sanctioned, proposed by, seconded by, passed unanimously। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब रजिस्ट्रार के पास में जाओगे रिकवरी के लिए, तो रजिस्ट्रार का काम है, ड्यूटी बाउंड है ये देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन एप्लीकेशन के साथ में आया है या नहीं आया हुआ है। नहीं आया हुआ है, रिकवरी एप्लीकेशन को फेल कर देना है, उसको रिजेक्ट कर देना है। ओके। तो कई सोसाइटी ऐसे करती है सर कि उनके पास डिफॉल्टर जो होते हैं तो उनका एक जनरल रिजोल्यूशन पास करती है, तो वो भी वो चल सकता है या नहीं चल सकता है? जब आप रिजोल्यूशन पास करोगे एजीएम में, तो आपको ये लिखना है कि डिस्कस एंड डिसाइडेड टू फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 1 अनिल शर्मा अमाउंट, 2 सुनील शर्मा अमाउंट, राकेश रोशन अमाउंट, ये अमाउंट, ऐसा करके आप लिस्ट करिए। आपके रेजोल्यूशन में वो पूरा का पूरा वर्णन आना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय धर्मेश जोशी। Sir, namaskar. Am I audible? Yes, please switch on your video also. Please switch on your camera. I'll try, sir. I will try. Am I visible, sir? No, sir. Please switch on your camera. I'm trying, sir. There seems to be some bandwidth problem. Okay, please come back after 5 minutes. We'll take up the next question. Okay, Mr. sir. Okay. Kishan Bhosle. Mr. Kishan Bhosle.
मिस्टर किशन भोसले, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके माइक्रोफोन को। आपके माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए सर, एक बटन है उधर, माइक्रोफोन का निशान है, उसको टच करिए। Okay, we'll take up next question by Aarti Agarwal, madam. Good evening, Hemanji and the speaker. Am I audible? Yes, ma'am. Please go ahead. Good evening and thank you. अब मुझे रिकवरी प्रोसीडिंग का जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है हेमंत जी, अब जो सोसाइटी की तरफ से जो सेक्रेटरी या कमेटी ने किया, वो तो सोसाइटी अकाउंट से लीगल एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, पर जब इन्होंने किया और इनके जो लीगल एक्सपेंसेस है वो किस तरह से वो रिकवर करेंगे, क्योंकि इनकी गलती भी होके भी ये लीगल एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं सर। तो मुझे उस बारे में जानना था कि वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इट इज वेरी कन्वीनियंट कि आप कमेटी है में है और आप सोसाइटी के मेंबर्स के पैसे से केस करते जाइए, तो वो क्या है, आप प्लीज खुद एक्सप्लेन करेंगे सर। सोसाइटी के लेबल के अंडर में अगर आप कोई भी केस फाइल करते हो, मानो अगर आरती अग्रवाल फाइल करती है अपने खुद के नाम के केस के अंडर में, तो उसका पैसा सोसाइटी से आप वसूली नहीं कर पाओगे। आरती अग्रवाल CHS लिमिटेड करती है अगर, तो अगर सोसाइटी का पैसे से केस फाइल करना है, सोसाइटी उस में पार्टी होना जरूरी है। पार्टी मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अनिल शर्मा वर्सेस सोसाइटी का नाम, तो अनिल शर्मा तो अपना खुद का एक्सपेंसेस बेयर करेगा, सोसाइटी अपना खुद का एक्सपेंस बेयर करेगी। लेकिन अगर सोसाइटी के नाम के जगह में अगर आरती अग्रवाल लिखा हुआ है, अनिल शर्मा वर्सेस आरती अग्रवाल, तो आरती अग्रवाल सोसाइटी के फंड से उस केस में फाइट नहीं कर पाएगी। और अगर सोसाइटी को फाइट करना है अपना केस, तो उसको जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन लगेगा। हर चीज के लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन जरूरी है, और उस रेजोल्यूशन में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा केस नंबर सो एंड सो, ये फाइट करना है, इसका अप्रोक्सीमेटली लीगल एक्सपेंडिचर इतना है, the general body authorizes you to file this particular matter and relevant legal expenditure is hereby sanctioned. इसके अलावा भी अगर आपने जबरदस्ती सोसाइटी का फंड्स को खर्चा कर दिया, तो वो नेग्लिजेंस और ओमिशन में आता है। आई थिंक सेक्शन 71 या 77 में ये मेंशन है कि आप अपने पर्सनल मैटर को सोसाइटी के फंड्स को यूज नहीं कर सकते। Any other question, Agarwal madam? Okay, okay. Okay, thank you. No question I wanted. हाँ जी, Hello. हाँ जी। हाँ, एक कंटिन्यूएशन टू दिस होगी। जब ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती है ना सर, तो ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स में आपने इनिशियल बिगनिंग में बताया था कि कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। यस, अगर आप मेंबर हो तो जा सकते हो। अगर आप मेंबर हो तो जब मैं मेंबर हूँ, मैं अपने कॉन्टेक्ट में पूछ रही हूँ, तो जब मैं अभी कंज्यूमर कोर्ट में जाने वाली हूँ अगेंस्ट द एमसी मेंबर, तो जब वहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन क्लेम डाला जाएगा, तो वो सोसाइटी अकाउंट से देंगे कि पर्सनल अकाउंट से देंगे? सोसाइटी विल बी द प्रिंसिपल पार्टी, प्रिंसिपल रिस्पोंडेंट पार्टी, एंड द सोसाइटी चूंकि वो बोल नहीं सकती अपने मुंह से, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है सेक्रेटरी। तो पार्टी बनाया जाता है सोसाइटी, सेकंड पार्टी बनाया जाता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सोसाइटी से इंस्ट्रक्शंस लेके रेजोल्यूशन कोर्ट में पेश करता है कि आई एम अथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट दिस मैटर, आई एम अथोराइज्ड टू फाइल दिस वकालतनामा, आई एम अथोराइज्ड टू I know about this matter and I am authorized to file my submissions or statement on behalf of the society, not on his own behalf. अगर damages compensation award होगा तो सेक्रेटरी की जेब से नहीं जाएगा, वो सोसाइटी के खाते से आएगा। लेकिन अगर वो मैटर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के नेग्लिजेंस से अगर हुआ है, बेवकूफी से हुआ है, गलतियों से हुआ है, नजरअंदाज से हुआ है वगैरह, तो उसका खर्चा
सेक्शन 83 रेड विथ 88 रेड विथ 98 के अंतर्गत सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी से इंडिविजुअली वसूला जाएगा. एनीवे, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन. Okay, Francis Menezes, are you there? Francis Menezes. Okay. Shailesh Lambe. Shailesh Lambe, are you there? Good evening, sir. Haan, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, Am I audible? please go ahead. Yes, please go ahead. Sir, my question was good evening to all. My question was related to the head of accounts, which you had said earlier in your introduction. बस एक ही सवाल था, एक ही सेकंड में पूछूंगा. In last AGM, previous committee had mentioned that the society will spend money from its account for conducting the Diwali, Holi, and Puja festival and Puja. Is it legal, sir? And if not, what are the ways to handle it? Because it's a mischievous thing. Bylaws has clearly mentioned that you cannot use society fund to celebrate all these things. Well, bylaws में क्या लिखा हुआ है? कल्चरल फंड या फेस्टिवल फंड, फेस्टिवल एक्सपेंडिचर, फेस्टिवल चार्जेस. If it is written, then the society can recover from you. If it is not written, then the society cannot ask you to pay the society. No, sir, it was not written, but it was written in the AGM resolution that it has to be written in the bylaws. It has to be written in the bylaws. But society requirement of law is the bylaws and not the general body's resolution. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Sagar Patil. Sagar sir, are you there? Mr. Sagar Patil. Yes, sir, Okay. I'm there. Ask your question, please. Yeah, hi. आपका वीडियो स्विच ऑन करिए ना सर. Sir, पाटिल साहब, आपका वीडियो स्विच ऑन करिए. ठीक. Yeah, right, sir. हाँ. Yeah, sir, मेरा सवाल ये रिकवरी प्रोसेस पे सही है. Now, मेरी रिकवरी पे मेरी सोसाइटी में जो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. आप थोड़े एडजस्ट करिए माइक्रोफोन को. now am I audible? अभी audible है? अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए. हेलो. माइक्रोफोन एडजस्ट कर लीजिए, ठीक से आएगी आवाज. ओके. सर, मेरा सवाल यह है कि मेरे को रिकवरी के लिए मतलब मेंटेनेंस के मतलब कुछ अनवांटेड चार्जेस लगाए थे, जिसके खिलाफ मतलब मैंने रजिस्टर पे कंप्लेंट डाली थी. एक्सटॉर्शन कर रहे करके मैंने कंप्लेंट डाली थी, जिसकी हियरिंग रखी गई. सर, आपकी आवाज बहुत मफल्ड आ रही है. नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर में आते हैं आपके पास में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रेमजी चारला. मिस्टर प्रेमजी चारला. हाँ सर जी, मेरे को डिफॉल्टर कर दिया. और सेकंड बात है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं सोसाइटी, अदर चार्ज करके लिखते हैं. डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं लिखती, अदर चार्ज. और वे एक पेज का 10 रुपीज के हिसाब से लगाते हैं. मैं उनको लेटर लिखा कि 2 रुपये के हिसाब से होना चाहिए. A4 साइज 2 रुपीज, मगर वो कुछ सुनते नहीं है. प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब लगा के उसके बारे में आपको ऐसा तो अलाउड नहीं है. 10 रुपया पर पेज वगैरह. आपने 2 रुपया बोला, वो ठीक है. रूल नंबर 27 में वही 2 रुपया पर पेज ही लिखा हुआ है. Yes. और अगर इंटरेस्ट लगा रही है, अनन फनन में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रही है, 10 रुपए ले रही है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है. एक तो वो बिल लेके आप रजिस्ट्रार के पास में रिटर्न कंप्लेंट कर दो कि सोसाइटी को डायरेक्ट करे कि बिल करेक्ट करके मुझे दिया जाए. दूसरा, डायरेक्ट करो कि कॉपिंग चार्जेस 2 रुपया पर पेज लगाया जाए एज पर रूल नंबर 27, और ये 10 रुपया डिलीट करा जाए, करेक्टेड बिल दिया जाए. फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया. सेकेंड ऑप्शन हो गया, आप कोऑपरेटिव कोर्ट जा सकते हो ये सब चीज को लेके. थर्ड ऑप्शन हो गया, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो ये सब मैटर को लेके. आपके पास ये 3 सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है. डॉक्यूमेंट्स चार्ज नहीं लगा,
बिल में लिखते नहीं, डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं लिखते, अदर चार्ज ये सब चीज को लेके आप ये 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको, उसमें आप अपना रेमेडी ढूंढ सकते हो। इसके अच्छा। अलावा और आपके पास और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मेरे बिल्डिंग का मेंबर का एक उसके एडवोकेट की चार्ज लगा दिया और मेंटेनेंस दे रहा है हर महीना, वो सिर्फ इंटरेस्ट पे लेस कर रहे हैं। मेरे अगर मेंटेनेंस दे रहा है और इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है इंटरेस्ट डिस्प्यूटेड हो गया हुआ है। मगर जब डिफॉल्टर का लिस्ट लिखते हैं तब इंटरेस्ट का नील रहता है उनका और मेंटेनेंस चार्ज रहते हैं सिर्फ। और मेरे लिस्ट में मेंटेनेंस प्लस इंटरेस्ट उल्टा हो गया ना, मेंटेनेंस दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, और लिस्ट में लिख रहे हैं कि मेंटेनेंस बाकी नहीं है, बाकी और इंटरेस्ट बाकी नहीं है, तो उल्टा हो गया ये चीज। तो सोसाइटी को एक नोटिस डाल दो, ऐसा ऐसा हुआ है, आप उसको करेक्ट कर दो। हर चीज में डिस्प्यूट करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। आप मेरा सलाह ऐसा है कि आप सोसाइटी को बोल दो कि इसको करेक्शन कर दे। सोसाइटी सुनने को तैयार है नहीं, कोई बात ही नहीं। आप ठीक है, फिर कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। उसमें जो अफेक्टेड पार्टी है वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है। मिसयूज फंड किया हुआ समझो, ईयरली 1 साल के 2013-14 के अंदर 13 लाख रुपया यूज किया विदाउट जनरल बॉडी। सर आज का विषय खाली रिकवरी प्रोसीडिंग का है। आपका जो इश्यू है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का है, वो और किसी वेबिनार में हम ले लेंगे सर, आज नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू मिस्टर चार्ली। एडवोकेट दोबले साहब, एडवोकेट साहब, एडवोकेट दोबले सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एडवोकेट दोबले। हेलो। यस सर। सर मेरा इशू ऐसा है कि जो एक माड़ा का बिल्डिंग है, माड़ा ने जॉइंट नेम पे अलॉट किया था फ्लैट ए और बी। तो उसमें क्या हुआ कि ए ने अपने ब्रदर को सी को उसका 50% शेयर ट्रांसफर किया बिकॉज ऑफ फैमिली डिस्प्यूट में, फैमिली सेटलमेंट में। एज फादर एक्सपायर्ड, ए ने सी को दिया। तो सी एंड बी इज ना wants to be member. Now society is asking transfer charges. When 50% share is deleted, whether the transfer charges are applicable and can be recovered from the member. ए और सी के बीच में अगर फैमिली मेंबर का संबंध है बायलॉ नंबर 326 के अनुसार, तो ट्रांसफर प्रीमियम एप्लीकेबल नहीं है उसके अंदर। तो ये तय करना जरूरी है कि ए जो अपना हिस्सा सी को दे रहा है, तो उसमें उसका क्या रिलेशन है? ब्रदर, ए एंड सी आर ब्रदर। हेलो। तो अगर ब्रदर है तो बायलॉ नंबर 326 के अंदर में ब्रदर लिखा हुआ है। Because you have sale, there is a what happened? There is a sale agreement. There is a sale agreement between A and C to sell 50% shares. It does not matter, sir. If it is an sale agreement or a gift deed or a release deed or a court degree, whatever. लेकिन फैमिली मेंबर के बीच में मेंबरशिप ट्रांसफर करना, सोसाइटी इज नॉट कंसर्न विद सेल डीड और गिफ्ट डीड। एड एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड for membership transfer. Society is not doing property transfer. Please remember that. Yeah. It is only membership transfer. Property transfer होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट वगैरह वगैरह वो सब लिया जाता है उसके अंदर। यहाँ पे तो खाली सोसाइटी का इंटरनल मेंबरशिप ट्रांसफर है। अगर आप ये कल कहेंगे कि मुझे आपका सोसाइटी का मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं चाहिए, लेकिन आपका खुद का जो फ्लैट है उसके फ्लैट से आपको कोई निकाल तो सकता नहीं है। नहीं बराबर। तो प्रॉपर्टी टाइटल ओनरशिप आपके नाम पे है, सोसाइटी का मेंबर बनना है, सभासद बनना है, इसके लिए बायलॉ एप्लीकेबल है। बायलॉ 326 में लिखा हुआ है कि फैमिली के बीच में ये फैमिली मेंबर है, और कंडीशंस ऑफ मेंबर 13 नंबर में है शायद, उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफर प्रीमियम एप्लीकेबल नहीं है फैमिली मेंबर के बीच में। तो सोसाइटी गलत कर रही है एज इट इज। तो ट्रांसफर प्रीमियम ए से ही नहीं ले सकती है और सी से भी नहीं ले सकती है। और फिर भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। रजिस्ट्रार के सामने आप ग्रीवेंस पिटीशन फाइल कर दो,
22(2) के अंदर में, सेक्शन 22(2), या या तो कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दो। या कंज्यूमर कोर्ट में एडवांटेज ये रहेगा आपका हाँ कि फाइल करने के बाद में आपको जो शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई, यू कैन क्लेम डैमेजेस। यस यस, यू कैन क्लेम कंपनसेशन डैमेजेस। यस यस और अगर आपका सी डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति आता है, कैंडिडेट बनता है, तो उसको तो 1000% डैमेजेस मिलेगा ही मिलेगा। चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। या मिस्टर राकेश मल्होत्रा। सर मुझे मिस्टर 5 मिनट राकेश में। मल्होत्रा। हेलो 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 सर, मुझे 5 मिनट में फिर से लेंगे आप, क्योंकि मैं अभी रेलवे स्टेशन के पास हूँ, तो अब डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा, ट्रेन का आवाज़ और सबका। ओके, तो नो मैं फिर से प्रॉब्लम। आपको 5 मिनट में ज्वाइन कर लेता हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शिवा लोंदे साहब। मिस्टर शिवा। नमस्ते सर। नमस्कार साहब। सर हमारी सोसाइटी में ना दो फ्लैट ओनर है। 3 साल से डिफॉल्टर है वो। 3 साल से कोई भी मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं भर रहे हैं, और सोसाइटी की कमिटी जो है उन्होंने सिर्फ उनको नोटिस दिया है, लीगल एक्शन उनके ऊपर कोई लिया नहीं है, ना रजिस्टर के पास पुटअप किया है, ना कोई वसूली का कुछ प्रोसेस ये किया है। तो कितने साल पुराना वसूली कर सकते हैं, और नहीं की तो उसके सोसाइटी का लॉस हो जाएगा। 3 साल के पुराना नहीं होगा तो सोसाइटी का लॉस जो हो जाएगा वो किससे वसूल कर सकते हैं? मैनेजमेंट कमेटी से कर सकते हैं सर? अगर आपने चेयरमैन सेक्रेटरी होने के नाते अनिल शर्मा को नोटिस दिया कि 100 रुपया बाकी है भाई, पेमेंट करो इसको, तो वो नोटिस का पीरियड का अवधि खत्म होने के बाद में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी कि आप मैटर फाइल करना है आपको। नहीं फाइल किया तो 3 साल के बाद में वो रिकवरी एप्लीकेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा कोऑपरेटिव कोर्ट के हिसाब से। और जब आप ये फाइल करना भूल जाते हो गलती से या लालच में कि भाई मेरे को क्या करना है, नहीं फाइल किया, सूखा वुलपट्टी दे दिया मेंबर को, दिया तो दिया, पैसा नहीं तो राम भरोसे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, सोसाइटी को तो 21% इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, ये वो। लेकिन अगर मेंबर डायनेमिक है, डायनामिक मीन्स, डायनामिक किसको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे डायनेमिक लोग होते हैं ना जो अनशन में बैठते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं, हाँ, सोशल एक्टिविज्म करते हैं। मेरे को अभी नाम नहीं आ रहे, बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। तो ऐसा डायनेमिक, हाँ, तो ऐसे लोग अगर हैं तो वो ऑन द कॉन्ट्रेरी मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में फॉल्स मैटर फाइल कर सकता है कि आपने मेरे को गलत सलत नोटिस दिया, मेरे को डराया धमकाया वगैरह वगैरह। ये वसूली अगर किसी कारण नहीं हो पाया, समझो अनिल शर्मा के विरुद्ध में 100 रुपए का नोटिस दिया हुआ आपने और फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं किया, उस अवधि के बाद में, उस पीरियड के बाद में रिकवरी फेल हो जाती है, अब सोसाइटी का नुकसान हो गया। तो जो उस पीरियड में कार्यकाल में मैनेजिंग कमेटी थी, सबके सब मैनेजिंग कमेटी 73(1)AB के अंतर्गत सबके सब मैनेजिंग कमेटी उस नेग्लिजेंस और ओमिशन के रिस्पॉन्सिबल है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है मराठी में? शिवासा माहित आहे का तुम्हाला? निष्काळजीपणा. आणि ओमिशनचं काय आहे? वगळणे. ओके, तो और कोई सिंपल वर्ड है क्या उसका? जाणीवपूर्वक टाळणे असा होतो का? हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो नेग्लिजेंस का मतलब है कि गैर परवाहगिरी करना, ड्यूटी पे ध्यान नहीं देना, डिरेक्शन करना, सोसाइटी का नुकसान करना, वो सब नेग्लिजेंस के कानून कायदे के अंदर में आ जाएगा। ओमिशन, गलती किया जानबूझ के या ना जानबूझ के, या सोते रह गए वगैरह वगैरह,
तो अगर ये साबित कर दो कि मैनेजिंग कमिटी ने नेग्लिजेंस और ओमिशन किया है, नेग्लिजेंस और ओमिशन और सेक्शन 73(1) की 1AB में मिल जाएगा, और आपको सेम टू सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो वो जो रकम है 100 रुपया, वो मैनेजिंग कमिटी के हर मेंबर से टोटल एंड ऑल कंसोलिडेट करके वसूली किया जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर करना होता है। 73 1AB रेड विथ 83 रेड विथ 88 ऐसा सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। इस कलम के अंदर में वसूली दाखिला फाइल करना पड़ेगा। जो अनिल शर्मा के विरुद्ध दाखिल फाइल करना था वो आप इनके विरुद्ध फाइल करेंगे कि आपकी गलती की वजह से सोसाइटी का नुकसान हुआ है, इतना पैसा भरो, नहीं तो ये ऑर्डर आपके विरुद्ध में निकल सकता है। ठीक है मिस्टर शिवा, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर कीर्ति शाह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कीर्ति शाह। शाह साहब आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। हाँ, मेरा मैटर 101 का 12 साल से चल रहा है। वेरी अभी गुड। मैं उसके लिए हाई कोर्ट में DDR के सामने हाई कोर्ट में मैंने डाला है पिटीशन। अभी मैटर ये है कि मैंने पहले दिया था, बीच में थोड़ा दिन रोका था, बाद में दिया। वो रोकने का रीजन था कि सोसाइटी ने बिल्डर का सोसाइटी बनने के पहले का 35 लाख का पार्ट मेरे ऊपर 53,000 डाला था, वो मैंने पेमेंट नहीं किया है। उसको अंदर एक्सटर्नल रिपेयर फंड के नाम से वो लोग ने डिस्प्यूटेड BMC का कलेक्शन कर लिया मेंबर से, जो मैं BMC को नहीं दिया अभी तक, लेकिन वो कर लिया है कलेक्शन। वो मैंने नहीं दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के मेरे पे वो अमाउंट के लिए 101 में गए हैं। तो अभी जो बिल्डर ने सोसाइटी बनने के पहले का जो BMC को मेंटेनेंस नहीं दिया है, वो सोसाइटी ने कलेक्ट किया है, वो लीगल नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन तारीख के पहले हाँ, का कोई भी फिगर हाँ, सोसाइटी अपने मेंबर से वसूली नहीं कर सकता है, और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को वो अर्जी खारिज कर देनी है। हाँ। ऐसा सुप्रीम ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। अच्छा, ठीक है। अभी मैं हाई कोर्ट में ही हूँ। I'll just repeat, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के तारीख के पहले का कोई भी अमाउंट हाँ, सोसाइटी अपने मेंबर से रिकवरी नहीं कर सकता। ना तो रजिस्ट्रार को अथॉरिटी है ऐसे मामले में सुनवाई करने का। ऐसा वाला जजमेंट मुंबई हाई कोर्ट का अवेलेबल है, आप ढूंढेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी मैं हाई कोर्ट में इनके सामने, अभी मेरे को पहला ही हियरिंग है थोड़े दिन के बाद में, तो मेरे को सबमिट करना है। तो मेरे पास एक था कि जब भी ये लोगों ने ये रिजोल्यूशन पास किया था कि इसको ये हेड में, दूसरे हेड में ये कलेक्शन करने का है, वो रिजोल्यूशन के टाइम पे M20 बॉन्ड एप्लीकेबल था, जो ये लोग ने भरा नहीं था। और मैंने RTI से रजिस्ट्रार से मांगा था, तो रजिस्ट्रार ने मेरे को लिख के दिया कि ये नहीं है। बाद में मैंने 5 साल के बाद फिर वापस डाला कि आपके पास आ गया होगा तो उसका कॉपी मुझे दो। तो रजिस्ट्रार ने लिखा कि ये बॉन्ड सोसाइटी ने इधर जमा नहीं करवाया है, तो वो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा उसका? आपका रिकवरी का प्रोसीडिंग अलग मैटर है। नहीं, वही टाइम के दरमियान में मैंने वो डाला था। आपके रिकवरी का जो अमाउंट प्रोसीडिंग है आपके विरुद्ध में आपके अमाउंट का है। हाँ, है ना। अभी आप अपना अमाउंट को लेके और कोई मुद्दे को लेके आप ढोल बजाओगे कि ऐसा हुआ था इसके लिए नहीं हुआ था, वैसा हुआ था इसके लिए नहीं हुआ था, वैसा हुआ इसके लिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका अमाउंट के बारे में आपका पिटीशन है, आप अलग से पिटीशन मूव कर सकते हो साहब के सामने कि भाई ये लोगों ने M20 बॉन्ड फाइल नहीं किया था, इसके लिए इनको कुर्सी से निकाल दो। अब लेकिन वो M20 बॉन्ड दोबारा लगभग सितंबर 2012 में खत्म हो गया था। आज उसका आप कुछ एडवांटेज नहीं ले सकते हो। हाईकोर्ट में अगर मैटर गया हुआ है तो आप ये बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि साहब जब ये रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया तो ये लोग कुर्सी में नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस लीगल डिफॉल्ट। आपका वकील उतना होशियार होना चाहिए ये सब चीज पॉइंट आउट करने के लिए। हाँ, वो वकील ने पॉइंट आउट किया है और उसमें हमने सबमिट भी किया है, क्योंकि रजिस्ट्रार तो देखता नहीं था, लेकिन अभी हाई कोर्ट देखेगी तो शायद मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा। राइट, अब ट्राई कर सकते हैं
लेकिन मेरे समझ में ऐसा है कि आपको इस चीज में M20 बॉन्ड को लेके, आपका रिकवरी प्रोसीडिंग का अमाउंट को लेके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। अमाउंट का डिस्प्यूट है, वो अमाउंट के टाइम पे वो M20 बॉन्ड नहीं थे उनके। अमाउंट का डिस्प्यूट नहीं है, M20 बॉन्ड का डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट है अमाउंट का। डिस्प्यूट है अमाउंट का। आपने ये नहीं बोला अभी तक कि ये अमाउंट आई एम लीगली नॉट बाउंड टू पे। आपने अभी बोला कि मेरे को ये अमाउंट देना था, लेकिन आपने अगर ये बोलते कि भाई ये अमाउंट गलत है, मुझे आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, कानून के दायरे में नहीं आता है ये, तो बात अलग होती। लेकिन अभी आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि ये अमाउंट तो मुझे देना था। नहीं, अमाउंट मुझे नहीं देना था, लेकिन वो अमाउंट जो लगाया था इलीगल था, इसके लिए मैंने उसको पहले ही रजिस्ट्रार में, डेप्यूटी रजिस्ट्रार से मैंने चैलेंज किया था 2009 में ही। उसके बाद में वो चलते चलते DDR से फिर वापस रिमांडेड बैक होके फिर DDR में गया, और फिर अभी मैं हाई कोर्ट में गया हूँ। तो अगर आप ये प्रूव कर सके कि वो अमाउंट इलीगल था तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि अमाउंट इलीगल था लेकिन इन्होंने M20 बॉन्ड नहीं भरा, इसके लिए मेरा अमाउंट इलीगल हो गया या मेरा अमाउंट लीगल हो गया, ये प्ली या ये प्रेयर या ये एक्सक्यूज आप नहीं ले पाएंगे कोर्ट में। ओके सर। आपका मुद्दे का आप लड़ो, और अगर दूसरा मुद्दा है तो दूसरा केस लड़ो उसको, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं कर पाएंगे सर। ओके सर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर कीर्ति शाह। मिस्टर योगेश सागर, मिस्टर योगेश सागर। Yes, sir. Good evening to you and all. Yeah. Sir, please switch on your camera. Sir, I had one question. Is the law of limitation apply to the defaulting person? Yes, it applies, subject to various parameters. For example, disputed amount, false amount, and so and so. As I told you earlier in my lecture, कि registrar is bound to hear only simple money claims. No, there is no disputed member, but member is not paying. He says that he has taken a stand that you have not filed the procedure since last 5 years, so it is barred by limitation of law. That is what I am trying to tell you. कि registrar is bound to hear only simple money claims. Okay. If the claim has not been filed, then it does not remain a simple money claim. It is a fault of the managing committee for not filing it. Okay. Sir, one more thing. If a member undertakes some repairs and he withholds the maintenance of the society, can he do that? Well, if the repairs is illegal, unauthorized, encroachment, and you have not followed the proper procedure of law, that is architect, comparative quotations, approval in the GB meetings, tendering process, etc., etc. All those things are not followed. The member is not bound to pay you. Well, the repairs are internal repairs due to leakages where the above member is not cooperating. That is a separate, different matter, not today's topic, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Next question is Mr. Francis Menezes. Are you there? Mr. Francis Menezes. Okay. Mr. Arun Desai. Mr. Arun Desai, just hold on. Francis up. Go ahead, Mr. Francis. Mr. Francis, we cannot hear you at all. Sir, your voice is not audible. Please come back later on. Mr. Arun Desai. Mr. Arun Desai. Sir, please unmute your microphone. Desai Sahib, please unmute your microphone. Yes, sir. हाँ सर, हाँ बोलिए। जो 21% इंटरेस्ट सोसाइटी जो लगाती है मेंटेनेंस बाकी रहने पे, तो वो एजीएम में कभी पास होना चाहिए? मतलब सोसाइटी जब रजिस्टर होती है तभी, कि जब वो डिफॉल्टर होता है तभी?
सोसाइटी जब रजिस्टर होती है, मानो उदाहरण के तौर पे 1970 में आपकी सोसाइटी रजिस्टर हुई। हाँ 1970 में आपको बायलॉज भी रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी रजिस्टर नहीं होगी। उस समय आपके प्रमोटर ने बायलॉज में क्या इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मानो 2% लिखा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर, तो 2% 1970 का है। फिर आपकी नॉर्मल मैनेजिंग कमेटी आ गई, इलेक्शन हुआ, वगैरह हुआ, और 1980 में 10 साल के बाद में सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि भाई 2% तो बहुत कम है। सरकार बोलती है मॉडल बायलॉज, सैंपल बायलॉज में कि 21% लगाओ। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि 21% लगाना है। तो जनरल बॉडी एजीएम में सैंक्शन करोगे, खाली एजीएम में, एसजीएम में सैंक्शन नहीं कर सकते ये चीज, बिकॉज इट इज ए मैटर रिलेटेड टू बायलॉज। बायलॉज का अमेंडमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में आप पास करा सकते हो। तो 1980 में आपने 21% इंटरेस्ट पास कराया जीबी मीटिंग में। अब 1980 से 21% इंटरेस्ट उस सब पे लागू हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए जब तक कोई श्योर नहीं करता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया तो उस समय रजिस्ट्रार को चेक करना है कि ये रेजोल्यूशन आपका कभी का है। तो आपने बोला 1 सितंबर 1980 का है। रजिस्ट्रार का नेक्स्ट प्रश्न आना चाहिए कि इसका अमेंडेड बायलॉज दिखाओ अभी मेरे को। अभी आप अमेंडेड बायलॉज में रजिस्ट्रार का सही सिक्का नहीं दिखा पाते हो 21% के अगेंस्ट में। इसका मतलब आपने जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, लेकिन बायलॉज को अमेंडमेंट नहीं किया। अगर बायलॉज में अमेंडमेंट नहीं किया हुआ है तो आप 21% इंटरेस्ट आप नहीं लगा सकते, ठीक है, और वो रिकवरी प्रोसीडिंग फेल हो जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन मिस्टर देसाई? दूसरा क्वेश्चन ये था, सोसाइटी की कमेटी एडवोकेट को रख के उसकी फीस दे सकती है क्या? अगर आपने जनरल बॉडी में सैंक्शन किया हुआ है एडवोकेट का फीस, और सोसाइटी उस प्रोसीडिंग में एक पार्टी बनी हुई है, तो सोसाइटी लीगल फीस खर्चा कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों सोसाइटी सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ सर, 1 मिनट। सोसाइटी की कमेटी बोलती है हमको लीगल कुछ मालूम नहीं है, इसके लिए हम एक एडवोकेट को हायर करते हैं और मंथली 10,000 फीस उसको देते हैं। ठीक है ना, जनरल बॉडी में आप रेजोल्यूशन पास कर लो, कोई बात नहीं, लीगल एडवाइजर रखने का परमिसिबल है। जैसे आपने सिक्योरिटी एजेंसी को रखा, जैसे आपने अकाउंटेंट को रखा, जैसे आप आर्किटेक्ट को रखोगे या और कोई एक्सपर्ट को रखोगे, तो आप वैसे लीगल एडवाइजर को भी रख सकते हो, परफेक्टली पॉसिबल, बट देयर हैज टू बी ए जनरल बॉडी रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग द सेम। एनीवे, थैंक यू मिस्टर अरुण देसाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मिस्टर राजेश कटारिया। मिस्टर राजेश कटारिया। कटारिया साहब, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करिए सर। हेलो। यस सर, पूछिए। બોલું હવે બોલું? हाँ बोलिए। મારો છે ને 23 વર્ષથી કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે, આપણે કોઓપરેટિવ કોર્ટમાં। या तो हिंदी में बोलिए या तो इंग्लिश में बोलिए। हेलो, मेरा है ना 99 से केस चल रहा है कोऑपरेटिव कोर्ट में रिकवरी के लिए। मेरा सोसाइटी ने मेरे पे किया है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा और मेरे पिताजी ने 1975 में एक जगह लिया था, दुकान लिया था छोटा, तो भी दोनों एग्रीमेंट में खाली कंपनी का नाम लिखा है एग्जाम पे। तो भी एक जन एक्सपायर हो गया, मेरा मास्टर एक्सपायर हो गया, बाद मेरा पिताजी का, तो मेरा पार्टनर है वो पैसा नहीं भर रहा है, तो मैं सोसाइटी को पैसा दे रहा हूँ पार्ट पेमेंट। तो आज 23 साल से केस चल रहा है मेरा, मैं पार्ट पेमेंट दे रहा हूँ सोसाइटी को। तो जो पार्ट पेमेंट में दे रहा हूँ वो पूरे बिल पे जो रहता है उसके पर वो मतलब समझो कि मैंने 1 लाख बाकी है, 3 लाख रुपया ब्याज बाकी है उन लोग का। तो मैं जो समझो कि 2500 रुपया उसका मेंटेनेंस चार्ज है, तो मैं 1250 देता हूँ, तो वो पूरे बिल पे करता है। तो ये बराबर है क्या कि एक्चुअल बिल पे होना चाहिए? आपका सब मिला के जो ड्यूज है एक्ट के अंदर में क्या लिखा है, ड्यूज ऑफ द सोसाइटी। अब ड्यूज में क्या हो गया, आपका सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस भी आ गया,
हाँ, सब आपका आ गया ब्याज भी आ गया। अब हाँ बीच में मत बोलिए सर, आपका प्रश्न हो गया, आप अभी हाँ बीच में मत बोलिए। हो नहीं तो गया दो आदमी बोलेगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना बराबर मुझे समझ में आएगा, ना जो हाँ इतने हमारे दोस्त ज्वाइंट हैं वेबिनार में उनको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वो खिचड़ी अच्छा हो जाती है। मालूम है ना खिचड़ी क्या होती है? ये सर हाँ, अच्छा बोल तो या तो आप बोल लीजिए या तो मुझे मैं बोलने दीजिए, आप बताइए। हाँ तो ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ पार्ट पेमेंट, वो पूरा बिल पे होएगा कि एक्चुअल अमाउंट पे कट होएगा? वो पूरे बिल, जो आपका बिल है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हाँ मिला के समझो 100 रुपया है, और हाँ आपने 10 रुपया सोसाइटी को दिया, हाँ हाँ तो आपका बिल 10 रुपया कम होके 90 रुपया बचेगा। हाँ, और वो इंटरनली जो इंटरेस्ट है वो रेसिडुअल बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट में कैलकुलेट होगा। अच्छा 90 रुपए पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हाँ 90 रुपए में 50 रुपए आपका प्रिंसिपल है मानो, और 50 रुपए इंटरेस्ट है। हाँ हाँ 100 रुपए का बिल है टोटल, आपका हाँ, ड्यूज वगैरह पकड़ के 10 रुपए दे दिया, 90 रुपया बचा। अभी 90 रुपए में क्या बचा हुआ है? 50 रुपया प्रिंसिपल बचा हुआ है। 50 हाँ। तो 50 रुपए पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये लोग है ना, मेरे को मैंने बिल दिया, समझो 2500 मेरा बिल आता है, मैंने 1250 का चेक दिया, तो जो पूरा बिल आता है समझो कि मेरा 4 लाख का है पेमेंट, बराबर है, तो उसमें वो लोग चलते कि नहीं वो प्रिंसिपल अमाउंट तो ऐसे ही रहेगा, जो भी है पूरा बिल है ना उसमें ही आपको मैं दूंगा ऐसा करके। और ये 23 तो वो साल से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाली बात हो जाती है। वो आपने कोऑपरेटिव कोर्ट में डाला है मैटर, वो बरोबर है, वो वहीं पे सॉल्व होगा वो चीज। लेकिन ये लोग अभी है ना 23 साल से मेरा केस चालू है। लास्ट 2020 में हमने फाइनल आर्गुमेंट लिख के दे दिया कोर्ट वाले को, दोनों जन ने लिख दे दिया। अभी 2022 में अभी कोर्ट चालू हुआ तो जज ने बोला कि मतलब हम लोग लिख के दिया है, एक ऑर्डर ही ऑर्डर दे दो, तो वापस ये लोग कमिटी, नया कमिटी है तो बोलता है वापस विटनेस लाने का उन लोगों को। अभी 23 साल से लोग विटनेस ही ला रहे हैं, अभी समझो 5 साल और चला तो नया कमिटी बोलता अभी वापस। सर वो कोर्ट का मैटर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर कटारिया फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके थैंक यू। मिस्टर दिनेश हड़कर, मिस्टर दिनेश हड़कर। हेलो सर, हेमंत सर एंड नमस्ते। एवरीबॉडी। नमस्ते। Please go ahead. नमस्ते। हाँ, हमारा एक मैटर है, म्हाडा का बिल्डिंग है और 2 मेंबर, यानी एक पिताजी के नाम पे घर है और उनके लड़के के नाम पे घर है, लेकिन दोनों घर बाजू बाजू में है, उसके बीच में एक घर है, एडजॉइनिंग एक घर छोड़ के दोनों का घर। तो बीच में जो घर है उसका ओनर ने वहाँ पे एक भाड़ूत रखा है रेंट पे, और वो ओनर जो है वो यहाँ पे मुंबई में नहीं रहता है, वो रहता है यूपी में। तो ये जो 2 मेंबर हैं इनका ये भाड़ूत के साथ में डिस्प्यूट है। वो कहते हैं कि वो भाड़ूत का हमको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सोसाइटी को कंप्लेंट दिया कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो हमने उनका बात सुन के हमने कहा उस मेंबर के साथ में, यानी जो ओरिजिनल ओनर है, उसको फोन पे बात की कि ऐसा ऐसा आपके भाड़ूत के पास से तकलीफ हो रहा है। तो वो जो ओरिजिनल मेंबर है वो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहा। तो इनके राइटिंग में कंप्लेंट के बाद में हमने पुलिस स्टेशन में भी ऐसा कंप्लेंट दिया कि दे हैव नॉट सबमिटेड दी एग्रीमेंट कॉपी, और वो ओनर एब्सकॉन्डिंग है और हमारे ये इशू के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन इस वजह से ये पिताजी ने और लड़के ने पिछले 1.5 साल से हमारा मेंटेनेंस नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं इसका मेंटेनेंस अब तक, जब तक आप इशू नहीं क्लियर करते, मैं इसका मेंटेनेंस नहीं भरूंगा। तो क्या ये सही है उनका ये मेंटेनेंस नहीं भरना? क्या अगर हम उनके मेंटेनेंस ऊपर नहीं भरा हुआ है तो सोसाइटी का जवाबदारी है कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करे। उस समय वहां पर जो भी कोई रह रहा है आप उसका भी नाम रिकवरी प्रोसीडिंग्स में डाल सकते हो। जैसे मानो उदाहरण के तौर पे मालिक का नाम अनिल शर्मा है और उसका भाड़ूत वहां पे राकेश राव रह रहा है, तो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल होगा अनिल शर्मा एंड राकेश राव के अगेंस्ट में। वो लोग आएंगे, सुनवाई होगी और बाकी प्रोसीडिंग होगा। अगर फिर भी नहीं भरा तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको आपको ऑक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा, आपका सोसाइटी का ड्यूज जाएगा नहीं किधर भी। तो हमको 101 के हिसाब से उनको नोटिस देना है। यस, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके उनको नोटिस देना है। यस। और ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विजू चौहान।
Viju Chauhan. Thank you, Hemant ji. Am I audible? Thank you so Yes. much. We have got very short time, so Okay. just make a very small question. Okay. We have a defaulter for last 25 years, but कमेटी तो कुछ एक्शन लेना नहीं चाहती क्यों, तो उसके लीगल चार्जेस मेंबर्स को भरने पड़ेंगे। और डिप्टी रजिस्ट्रार का लेटर आया था, उन्होंने बोला कि इशू देम द नोटिस करके, तो वो पैसे अभी भी नहीं भर रहा है और कमेटी एक्शन भी नहीं ले रही है। मैं कंप्लेंट करके डिप्टी रजिस्ट्रार को कुछ फायदा है क्या? आप कंप्लेंट मत करो, एक एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154B 29 ब्रैकेट 2, और उसमें आप वो जो डिफॉल्टर का लिस्ट होगा आपके पास में, जिसके अंदर नाम, फ्लैट नंबर और डिफॉल्टेड अमाउंट होगा, वो उसको अटैच कर दो और उनको बोलो कि मैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स का एप्लीकेंट मैं हूं। ठीक है, वो प्रोविजन मैंने है किया था अप्रैल में, वो प्रूफ दिए थे 2004 ऑनवर्ड सब डिफॉल्टर का लिस्ट दिया था, उसके अंदर वो प्रूफ किया था डॉक्यूमेंटल एविडेंस देके कि ही इज डिफॉल्टर फ्रॉम 2004 व्हिच आई हैव द एविडेंस। You made a complaint, उसके you made पहले an application. yeah, I had made a complaint about all the illegal handling of the You have to make an application. committee. You have to make an application by affixing 100 rupees court fee, and proper procedures of law has to be filed. If you want to make an application, there are application made by society to recover the dues. If the society is not doing it, then any member of the society or any non-member of the society can also file an application under section 154B 29 bracket 2 to take action against the defaulters. Okay. Thank you. I have to do it directly or through the lawyer or somebody? That depends on your budget, madam. Okay. They will also charge me for that. Thank you. Next question is by Rakesh Malhotra. Hello. Yes. सर एक्चुअली थैंक्स फॉर रीजॉइनिंग, और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसके लिए मुझे पता नहीं कि मेरे आंसर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया भी होगा। समझो दिया होगा तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूँगा बाद में, आई डोंट माइंड। एक्चुअली मैं जानना चाहता था 71A है ना, उसके बारे में, उसका मीनिंग क्या है? फंड नॉट टू बी यूटिलाइज फॉर सर्टन प्रोसीडिंग फाइल और टेकन बाय और अगेंस्ट ऑफिसर इन पर्सनल कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर चेयरमैन के, सेक्रेटरी के या कोई भी एमसी के विरुद्ध में पर्सनल नाम से केस किया हुआ है, आपने मानो सेक्रेटरी के विरोध में पर्सनल नाम से केस कर दिया और सोसाइटी को पार्टी नहीं जोड़ा हुआ है, तो सोसाइटी का पैसा इस केस में मैनेजिंग कमेटी मेंबर अपने खुद के नाम का केस को लड़ने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी का नाम भी जोड़ा हुआ है तो सोसाइटी का पैसा यूज कर सकते हैं वो। ओके सर। ओके, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Mr. Francis Menezes, can you ask your question if your audio is clear? Mr. Francis Menezes. Okay, anybody else has any other questions? We have got 5 minutes, otherwise we will conclude today's webinar. Yes, sir. Kelkar here. बोलिए केलकर साहब। रमेश केलकर here. बोलिए मिस्टर रमेश केलकर, बोलिए। सर मला विचारायचं आहे। Yes sir, please ask. हॅलो, हा नमस्कार सर, माझे दोन क्वेश्चन आहेत पण ते इंटरलिंक्ड आहेत. सोसायटी इन AGM has passed a resolution that entire amount of the 1 year, that is maintenance fund, will be given in one installment up to April, May, June. 3 months are given
if it is given in the month of April, before 30th of April, 100 rupees rebate is given. If it is given after June, then the 21% interest, 18% interest will be charged. Now the question is, the bylaws are not accordingly amended. It is only a resolution passed in AGM. The resolution passed for 18% interest is also not amended because our model bylaws are adopted in 2014. We say 21%. Now, is it compulsory to amend the bylaws for 18%? Is it compulsory to amend the bylaws for charging entire year's maintenance fund at one time? Yes, sir. Both answers are yes. Achha. Okay. Any other question? Thank you, sir. Thank you. Thank you. मिस्टर शिवा लोंडे साहब, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, मेरा एक छोटा प्रश्न है सर, वसूली Yes, के sir. लिए हम लोग किराएदार को भी नोटिस दे सकते हैं क्या, किराएदार के नाम से? सर ऐसा है कि कानून में लिखा है वर्ड ऑक्यूपायर. यस. उस समय दरवाजे में घंटी बजाया और वो आदमी बोलता है कि मैं इधर रहता हूं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऑक्यूपायर है ना. तो अगर मालिक के साथ में जो ऑक्यूपायर है वहां पे, कई बार मालिक विदेश में है, उसका कोई भी दूसरा आदमी आके ऑक्यूपाई कर रहा है विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट एनीथिंग, नहीं लोगों को पता चलता है. बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ऐसा होता है. तो अगर आपको पता चलता है मैनेजिंग कमेटी को कि भाई अनिल शर्मा का फ्लैट है लेकिन राकेश राव उधर रह रहा है करके, तो वो ऑक्यूपायर हो गया, तो केस फाइल होगा अनिल शर्मा 1 और 2 राकेश राव के विरुद्ध में. ओके सर. Okay. Thank you, So, sir. Thank you. Now we will conclude today's webinar. Before concluding, I would like to thank our speaker, Mr. Mitesh Pazare, for all the experiences and wonderful things he has explained, what has happened with him in simple language. सबको समझ में आ गया है वो चीज का, I am sure about it. And Mr. Mitesh, I want to thank you once again, and I will look forward to your another lecture in near future. आपको अगर और कोई जिंदगी में तजुर्बा है या आपके कोई सर्कल में किसी को लेक्चर देना है, तो everybody is invited. Yes, sir. Thank you, you, Mr. sir. Mitesh. Thank you, sir. Now, with the permission of all the participating friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody, and good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir.